डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने इस आइडिया को समझना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो इसमें हमारी सबसे पहली डेफिनेशन ये है, इफ़ एस इक्वल टू v1 v2 अप टू vr इज़ अ सेट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस कैपिटल V, then capital S is said to be a linearly independent set if no vector in S can be expressed as a linear combination of the others. A set that is not linearly independent is said to be linearly dependent. तो अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस V का कोई सबसेट हो S जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों, तो वो जो सबसेट है उसे हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कहेंगे अगर इसके अंदर जो मौजूद वेक्टर्स हैं उनमें से कोई वेक्टर बाकी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में ना लिखा जा सके। अगर कोई एक वेक्टर भी ऐसा हो जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके, तो फिर ऐसे सेट को हम लीनियरली डिपेंडेंट सेट कहते हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के लिए हम क्या चेक करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि उस सेट के अंदर कोई भी वेक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एज्यूम करूं कि मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है r⁴ जो कि प्लेन है। आपको पता है कि इसमें जो वेक्टर्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर इसमें से कलेक्शन ले लें दो वेक्टर्स की, और एक वेक्टर है 1, 0 और दूसरा है 0, 1, ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स जो मैंने कलेक्ट किए हैं r⁴ में से, इनमें से एक वेक्टर को हम दूसरे के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ लीनियर कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर कम्बिनेशन का मतलब ये है कि आप स्केलर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, डिफरेंट वेक्टर्स को डिफरेंट स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करके सम करें, तो वो उनका लीनियर कम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं वेक्टर 1, 0 को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे दूसरा वेक्टर 0, 1 नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि रीज़न आपको पता है कि एक वेक्टर में सेकंड जो ऑर्डिनेट है वो 0 है, जबकि फर्स्ट ऑर्डिनेट 0 है सेकंड वेक्टर के अंदर। तो हम किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर के 0 ऑर्डिनेट को नॉन ज़ीरो नहीं बना सकते। इसलिए हम 1, 0 को 0, 1 नहीं बना सकते। सिमिलरली 0, 1 को 1, 0 नहीं बना सकते बाय मल्टीप्लाइंग विद एनी स्केलर। आई होप आपको यहाँ से आइडिया क्लियर हो गया होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है। जबकि इसकी जगह मैं अगर इसी सेट के अंदर एज्यूम कर लूँ एक और एलिमेंट जो कि है 1, 1, या 1, 1 की जगह 2, 2 एज्यूम कर लें, तो अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। एक है 1, 0, दूसरा है 0, 1 और तीसरा है 2, 2। तो अब आप देखें, अगर मैं पहले वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूं और दूसरे वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों का सम करूं तो मुझे तीसरा वेक्टर मिल रहा है। मीन्स 2 × 1, 0 प्लस 2 × 0, 1 इज़ इक्वल टू 2, 2 ऑर्डर पेयर। इसका मतलब ये है कि हम थर्ड वेक्टर को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हैं। इसलिए ये जो 3 वेक्टर्स का सेट है 1, 0, 0, 1 एंड 2, 2, ये सेट r⁴ का लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। आई होप आपको यहाँ से ये आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। उसकी स्टेटमेंट है, a non-empty set capital S equal to v1, v2 up to vr in a vector space capital V is linearly independent if and only if the only coefficients satisfying the vector equation k1 v1 plus k2 v2 plus up to kr vr equal to 0 are k1 equal to k2 equal to kr is equal to 0। कि यहाँ से हमारे पास दूसरी डेफिनेशन आ रही है किसकी? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की।
कि हमारे पास अगर एक सेट है S इक्वल टू V1 V2 अप टू VR जिसमें R वेक्टर्स हैं और ये सारे वेक्टर्स एक वेक्टर स्पेस V के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने वेक्टर स्पेस V का सबसेट कलेक्ट कर लिया V1 से VR तक। तो ये वेक्टर्स जो हैं ये मिलके एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनाएंगे अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन है लीनियर कम्बिनेशन की इक्वेशन k1v1 प्लस k2v2 प्लस अप टू प्लस krvr इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का जस्ट एक ही सोल्यूशन हो जिसमें सारे स्केलर इक्वल टू 0 आए, मीन्स k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू kr इज़ इक्वल टू 0, तो तब हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास सबसेट था ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। अगर हमें कोई एक भी नॉन ज़ीरो स्केलर मिल जाता है तो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं कहलाएगा, बल्कि ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1, लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स इन r पावर n। r पावर n आपको पता है कि हम इसे लिख सकते हैं r क्रॉस r अप टू क्रॉस r n टाइम्स। तो ये हमारे पास r पावर n एक वेक्टर स्पेस है। यहाँ पे द मोस्ट बेसिक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इन r पावर n इज द सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स e1 इक्वल टू 1 0 0 0 अप टू सो ऑन 0। ये हमारे पास हर एक वेक्टर के अंदर यहाँ पे n टपल्स होंगे। तो फर्स्ट वन में आप देखें कि e1 जो है इसमें फर्स्ट कंपोनेंट 1 है बाकी सारे 0, e2 में सेकंड कंपोनेंट 1 है और बाकी सारे कंपोनेंट 0 हैं, अप टू सो ऑन en जो है इसमें बाकी सारे कंपोनेंट्स 0 हैं एक्सेप्ट द लास्ट कंपोनेंट जो कि 1 है। तो ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। ये कितने यूनिट वेक्टर्स हैं, ये n यूनिट वेक्टर्स हैं। तो इन्हें हम अगर चेक करें तो ये मिल के एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स बनाते हैं इन r पावर n। अब इसी आइडिया को हम इम्पोज करते हैं पार्टिकुलरली r क्यूब पे। To illustrate this in R cube, consider the standard unit vectors I equal to 1 0 0, j equal to 0 1 0 and k equal to 0 0 1। तो ये हमारे पास R क्यूब के केस में 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स I, j एंड k। तो ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं आप अगर इनमें देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं टू प्रूव लीनियर इंडिपेंडेंस वी मस्ट शो दैट द ओनली कोफिशिएंट सेटिस्फाइंग द वेक्टर इक्वेशन k1i plus k2j plus k3k equal to 0 are k1 equal to 0, k2 equal to 0 and k3 equal to 0। तो हमने ये लीनियर कम्बिनेशन वाली इक्वेशन लिख ली, बट दिस बिकम्स एविडेंट बाय राइटिंग दिस इक्वेशन इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म। तो अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में इसे लिखें तो क्या बन रहा है, k1 k2 k3 ऑर्डर ट्रिपल इज इक्वल टू 0 0 0। तो हमारे पास दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका हर कंपोनेंट आपस में इक्वल हो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि k1 इज इक्वल टू 0, k2 इज इक्वल टू 0 एंड k3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जस्ट एक ही सोल्यूशन आया जिसमें सारे स्केलर्स k1 k2 k3 0 के इक्वल हैं। इसलिए ये जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है e1 e2 और e3 जिन्हें हमने i j और k की फॉर्म में लिखा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। ओके, इसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है लीनियर इंडिपेंडेंस इन r क्यूब। डिटरमिन वेदर द वेक्टर्स v1 इक्वल टू 1 -2 3, v2 इक्वल टू 5 6 -1, v3 इक्वल टू 3 2 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट इन r क्यूब। तो अब हमें ये क्वेश्चन की फॉर्म में हमसे पूछा गया है कि ये तीन वेक्टर्स हैं v1 v2 और v3, ये r क्यूब के अंदर लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इसे हमने चेक करना है। तो अब इसके सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं इनका लीनियर कम्बिनेशन की इक्वेशन k1 v1 प्लस k2 v2 प्लस k3 v3 इज इक्वल टू 0। तो ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब हमारे पास k1 k2 और k3 की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएं, इसके अलावा कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू ना हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वेक्टर्स को पुट करने से हमारे पास इक्वेशन बन गई k1 इंटू 1 -2 3 प्लस k2 इंटू 5 6 -1 प्लस k3 इंटू 3 2 1 इक्वल टू 0 0 0। इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑन द टू साइड्स यील्ड द होमोजेनियस लीनियर सिस्टम।
तो हमारे पास होमोजीनियस लीनियर सिस्टम बन गया यहाँ पे इक्वेशन 4 की फॉर्म में, k1 प्लस 5k2 प्लस 3k3 इक्वल टू 0, माइनस 2k1 प्लस 6k2 प्लस 2k3 इक्वल टू 0 एंड 3k1 माइनस k2 प्लस k3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आप देखें, अगर मैं k1 k2 k3 को इक्वल टू 0 रखूँ तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। मीन्स इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k3 ये हमेशा सेटिस्फाई होगा। अब हमने ये देखना है कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता हुआ तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये गिवन 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और अगर ना एग्जिस्ट करता हुआ तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि इनमें से कोई वेक्टर बाकी वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकेगा। तो यहाँ पे देखें, thus our problem reduces to determining whether this system has non-trivial solution. There are various ways to do this. One possibility is to simply solve the system, which yields k1 equal to minus 1 by 2t, k2 equal to minus 1 by 2t and k3 equal to 2, k3 is equal to t. तो आप अगर इन्हें साइमल्टेनियसली आपस में सॉल्व करें इन इक्वेशंस को, तो यहाँ पे हमारे पास अगर t एक पैरामीटर रियल नंबर हो तो k1 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2t आता है, k2 इक्वल टू माइनस 1 बाई 2t और k3 इक्वल टू t आता है। तो t की जगह हम अगर कोई भी रियल नंबर पुट करें वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह आप ये सॉल्यूशन अगर ना भी कैलकुलेट करें तो आप इस फैक्ट को अगर यूज़ करें कि जो हमें सिस्टम गिवन है ये इक्वेशन 4 के अंदर, इस सिस्टम में जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है अगर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो, इसका डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 हो तो फिर इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक इसकी इक्वल है 1 5 3 माइनस 2 6 1 एंड 3 माइनस 1 1 जो कि कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो वो इक्वल टू 0 आता है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं उन्हें। तो इसका मतलब ये है कि k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k3 इक्वल टू 0 के अलावा भी यहाँ पे नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं फॉर द स्केलर्स k1 k2 k3 टू सेटिस्फाई द सिस्टम इन इक्वेशन 4। अब यहाँ पे इस चीज़ को इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं, इसका मतलब ये है कि v1 v2 और v3 जो वेक्टर्स गिवन हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। इनमें एक वेक्टर को हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम v3 को देखें तो अगर हम v1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें और v2 को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो उनका सम v3 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि v3 एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2 लिखा गया है। तो ये निशानी है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स की।